नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस पे। सो फ्रेंड्स, आज मैं ट्राइडेंट पे डिस्कस करने वाला हूँ। डिस्कस शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये ट्राइडेंट का टेक्निकल ग्राफ है। तो आज चूँकि आप देख सकते हो कि आज ट्राइडेंट ने अपने लाइफ टाइम हाई को, जो कि कुछ दिन पहले इसने बनाया था, आज इसने ब्रेकआउट दिया है। तो देखिए, अब जो टारगेट निकल के आ रहा है, ऐसा मुझे लगता है कि इसका जो नेक्स्ट टारगेट है ये 3250 का टारगेट है। हालांकि अब ऐसा नहीं है कि ये आजकल में ही आ जाएगा। हो सकता है आजकल में भी ये अचीव कर जाए, बट मुझे लगता है कि अभी 1-2 महीने से टाइम लगेगा, या फिर बहुत हार्डली से हार्डली ये साल का ख़त्म होते होते दिसंबर तक ये 3250 से लेके 35 रुपये के इस रेंज के आसपास में ये इस साल के ख़त्म होते होते में टारगेट को हिट करेगा। हो सकता है पहले भी कर दे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इस साल के लास्ट में ही करेगा, पहले भी कर सकता है। बट फिर भी मुझे लगता है कि हार्डली इतने तक में ये हिट जरूर कर देगा। लेकिन फिर भी जो सामने जो निकल के आ रहा है, जो मुझे ऐसा लग रहा है, जिस तरह से बाइंग पोजीशन इसमें बन रही है कंटिन्यूअस, स्पेशली जब से ये टेक्सटाइल पे कुछ गवर्नमेंट का कुछ न्यूज़ आया था, उस टाइम से, उस दिन से इसमें देखा गया कि अच्छा खासा यहाँ से एक रैली यहाँ पर देखने को मिली है। जो कि लग रहा है कि जिस तरह से इसकी बाइंग प्रेशर है, 3250 ये काफ़ी जल्दी आपको हिट करता हुआ देखने को मिल सकता है। 3250 की ये जो रेंज है, ये काफ़ी जल्दी देखने को मिल सकता है। हार्डली 1 महीने के अंदर, या फिर उससे पहले भी, या फिर 2-4 दिन, जो भी हो, जितना जल्दी हो सके। ये लगता है कि पहला जो टारगेट है 3250 का टारगेट है, जो कि जल्दी देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। सो फ्रेंड्स, इस स्टॉक में अगर कोई लंबी अवधि के लिए एंट्री किया है तो इसके साथ बने रह सकते हैं। अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसके साथ देख सकते हैं लंबी अवधि में। और अगर किसी को न्यू एंट्री करना है, कोई न्यू फ्रेश बाइंग करना है, इसमें एंट्री करनी है, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि देखिए, अगर जो आपको ना यहाँ कहीं इस रेंज में 3250 के रेंज के आसपास में ये करेक्शन ले ले, एक डीप मिल जाए स्टॉक को, तो आप यहाँ पे एक एंट्री कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा हेवी क्वांटिटी एंट्री मत करिएगा। यहाँ पे अपने कैपिटल का पूरा पैसा यहाँ पे लगाएगा। मे भी हो सकता है कि एक बार और करेक्शन लेके ये 20 रुपये से रिट्रेट करे, बट ये मुझे लगता नहीं है कि 20 रुपये तक आ पाएगा। अधिक से अधिक मुझे लगता है कि गिरेगा तो 3250 तक ही गिर पाएगा, यहाँ तक ही करेक्शन ले पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बट मे बी कोई ठीक नहीं है, 20 तक भी करेक्शन आ सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि 20 तक आएगा। तो खैर, जो न्यू एंट्री किसी को करनी है इसमें, तो मेरा सजेशन होगा कि 3250 इस रेंज में वह करेक्शन में देखने को मिल जाए, तो यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए। और ध्यान रखिएगा, अगर ये 28 रुपये, ये 2750 या 28 रुपये के आसपास को ये पार कर गया ना, तो जो अगर यहीं आजकल में ही अगर ये मिल गया करेक्शन, तो फिर ठीक है। नहीं तो दिन ये फिर आप जान लो कि अगर ये निकल गया तो फिर आपको ये 30 के आसपास मिलेगा, या फिर 3250 मिलेगा, जो कि फिर आपको करेक्शन लेना यहाँ के लिए मुश्किल हो जाए। देन इसका सपोर्ट ये बन जाएगा, ये आपका 2750 के आसपास सपोर्ट बन जाए अगर इस रेंज में चला गया तो। जो फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं उनके लिए एंट्री मेरा सजेशन होगा यहाँ पे थोड़ा वेट करें। अगर यहाँ से निकल जाता देन यहाँ पर कहीं पे बाद में फिर आप यहाँ खरीदारी कर लीजिएगा लॉन्ग टर्म के लिए। खैर, शॉर्ट टर्म की यहाँ बात नहीं हो रही है इस स्टॉक में। मैं शॉर्ट टर्म के लिए कोई बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। लंबी अवधि की ही बात कर रहा हूँ। चलिए, तो लंबी अवधि में बात कर रहे थे, तो साथ में स्टॉक का हम ये भी देख लेते हैं हम लोग कि लंबी अवधि में रखने के लिए ये स्टॉक कितना सही है। मीन्स इससे कुछ फंडामेंटल भी कुछ चेक कर लेते हैं कि कंपनी की क्या हालत है फंडामेंटली। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कुछ कंपनी की इनिशियल रेशियो को चेक कर लेते हैं। तो मार्केट कैप की बात करें तो 13,631 पॉइंट समथिंग करोड़ की मार्केट कैप है। इंटरप्राइज देखे तो वही 15,048 समथिंग करोड़ का आपका एंटरप्राइज वैल्यू होता है। यहाँ पे साफ देख सकते हैं कि मार्केट एंटरप्राइज वैल्यू आपका मार्केट कैप से ज़्यादा है। मतलब कि अगर आप कंपनी अभी खरीदने जाते हैं तो आपको इतने पैसे में देंगे, लेकिन वैल्यूएशन आपको ये मिलेगा। खैर, पी की बात करें तो 27 पॉइंट समथिंग है, जो कि मुझे महंगा लग रहा है। बट ये कितना महंगा है ये तो आगे पीएस कंपनी से कंपेयर करके ही पता चल पाएगा कि कितना महंगा है। खैर, आगे चलते हैं, पीवी की बात करते हैं। तो पीवी आपका अगर देखते हैं तो साथ में बुक वैल्यू भी देखेंगे। तो बुक वैल्यू 6 रुपये, समझ लीजिए 7 रुपये का बुक वैल्यू है। तो वो आपका पीवी वहीं पे 3 रुपये 86 पैसे का कुछ यहाँ पे पीवी दिखा रहा है। मतलब कि अभी आप इस स्टॉक को खरीदने चाहोगे तो आपको लगभग 4 गुना, बुक वैल्यू से 4 गुना महंगा आपको प्राइस देना होगा। तो आप डिसाइड करिए कि आपको ये प्राइस इतना आपके लिए सही है देना या नहीं, आपको सही लगता है कि नहीं। फेस वैल्यू की बात करें तो एक है, जो कि आगे कोई स्प्लिट यहाँ देखने को नहीं मिलेगा।
डिविडेंड यील्ड की बात करें तो कुछ खास परसेंट नहीं है, ठीक है, एवरेज है। इतने डिविडेंड यील्ड सभी कोई देते हैं, 1.5%, 2%, 3% का एवरेज इतने तो मिलती है। डिविडेंड यील्ड भी ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है, एवरेज का ही है। कैश की बात करें तो कैश की बात करेंगे तो साथ में डेट की भी बात करेंगे, कर्जे की बात करें तो कंपनी के ऊपर कर्जा भी काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हो, 1535 पॉइंट समथिंग करोड़ का आपका करोड़ का ये आपका डेट है, और वहीं कैश कंपनी के पास 118 समथिंग करोड़ का ही कुछ कैश है। तो देख सकते हैं डेट कर्ज काफ़ी ज़्यादा है कंपनी पे, और कैश काफ़ी कम है। तो आगे चलते हैं, प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं। तो 73 पॉइंट समथिंग का प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि बहुत बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा है। एवरेज माना जाता है कि 40-50 से ऊपर हो प्रमोटर होल्डिंग तो अच्छी मानी जाती है, बट यहाँ पे 73 है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। मतलब कि प्रमोटर होल्डिंग अच्छी होने के साथ आप समझ सकते हो कि कंपनी के प्रमोटर जो है उन्हें अपनी कंपनी के काम काज पे सब कुछ पे अपने अपने जो भी क्या कहते हैं आपके कंपनी की जो भी हालत है, जैसे भी चल रही कंपनी, जिस तरह से वो चला रहे हैं, उन्हें अपने काम पे ट्रस्ट है, तभी वो अपने पोजीशन को होल्ड करके रखे इतनी अच्छे क्वांटिटी में, इतने अच्छे परसेंटेज पे। तो प्रमोटर होल्डिंग इतनी अच्छी देखने की बात साफ समझ में आती है कंपनी की, कि कंपनी के प्रमोटर को अपने कंपनी पे पूरी तरीके से ट्रस्ट है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल सही नहीं लग रहा। सेल्स ग्रोथ माइनस में है और प्रॉफिट ग्रोथ भी माइनस में है। खैर ये कितना खराब है कितना नहीं, ये तो आगे जब इसका पीएनएल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट चेक करेंगे तब हमें देखने को समझ में कायदे से ये दिखेगा, समझ में आएगा। आरओई की बात करें तो 9.57 समथिंग है, और आरओसी की बात करें तो 9.55 है, जो कि ये एवरेज से कुछ कम है। एवरेज 12-13% देखा जाता है, इतना तो होना चाहिए कि कम से कम म्यूचुअल फंड इतना तो रिटर्न मिले, कोई भी स्टॉक दे। बट ये उससे कम है, तो मैं कहूँगा एवरेज से ये कम, मैं इसे कंसिडर करूँगा। नेट कैश फ्लो की बात करें तो माइनस में है, जो कि अच्छी बात नहीं है। क्विक रेशियो की बात करें तो ये आपका 0.44 है। क्विक रेशियो यूज होता है कि छोटी अवधि में कंपनी के पे जो कर्ज है उसे चुकाने के लिए कंपनी के पास पैसे लिक्विडिटी है कि नहीं है, तो यहाँ पे दिखता है, तो ये काफ़ी कम है। एवरेज इसे माना जाता है कि 1 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन ये 1 से काफ़ी कम है, तो ये सही रेशियो नहीं यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कंपनी मुझे वीक दिख रही है। इंटरेस्ट कवरेज की बात करें तो ये 6.52 है, जो कि एवरेज है, कंफर्टेबल है, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, बट ये कंफर्टेबल है। इंटरेस्ट कवरेज का यूज वहाँ पे होता है, ये रेशियो ये बताता है हमें कि कंपनी के पास जो लंबी अवधि के लिए जो भी कंपनी पे कर्ज है उसे चुकाने के लिए कंपनी के पास कितने पैसे हैं, मीन्स वो अपने कोर बिजनेस से कितने पैसे जनरेट कर पाती है, जिससे वो अपने कर्ज को चुका पाए कि नहीं चुका पाएगी। तो उससे जितना भी कर्ज है, आप समझो कि कंपनी अपने कोर बिजनेस से इतने पैसे जनरेट कर लेती है कि ईयरली, कि वो अपने लॉन्ग टर्म के जो भी कर्ज चल रहे हैं उसे लगभग 6.5 बार चुका सकती है। तो ये ठीक है, एवरेज है, साउंड गुड है, बट ये बहुत अच्छा इसे नहीं कंसिडर करेंगे। बहुत अच्छा जो होता है कम से कम 10 से ऊपर होना चाहिए, 10-12 होना चाहिए, बट ये ठीक है, फिर भी कोई बुरा नहीं, ये अच्छा है, चलेगा इतना। एसेट टर्न के ओवर की बात करें तो मुझे बहुत खास नहीं यहाँ पे लग रहा है, और कैश साइकिल की बात करें तो ये ठीक ठाक, कुछ ठीक ठाक है, बट फिर भी जितना कम हो उतनी अच्छी बात होती है। कैश साइकिल आपका आरओसी अगर 5 साल का एवरेज देखें तो 10.24, वही 10 तो ठीक है, वही फिर मैं वही कहूँगा, एवरेज इसे मैं मानूंगा। और आरओई की बात करें जो 5 साल का एवरेज देखें तो ये भी एवरेज में इसे कहूँगा। डेट टू इक्विटी आपका 0.46 है, ये एक अच्छा रेशियो। डेट टू इक्विटी ये होता है कि कंपनी करप्ट होने के किस कगार पर है, तो ये 1 से जितना नीचे हो उतनी अच्छी बात है, जितना 1 से ऊपर होता है उतना वो डेंजरस में चला जाता है, मीन्स उतनी उसकी बुरी हालत होती है। तो डेट टू इक्विटी आपका 0.46 है, अगर हालांकि ये 0 होता तो और अच्छी बात होती, बट कोई बात नहीं, 0.46 भी एक अच्छा रेशियो है, कोई बुरी बात नहीं, इतना ये चलेगा। कैश फ्लो पर शेयर की बात करें तो 1 रुपये के आसपास है, जो कि मैं इसे अच्छा कंसिडर नहीं करता। तो आइए अब प्रॉफिट एंड लॉस फाइल को भी देख लेते हैं। तो नेट सेल की बात करें तो कंपनी का यहाँ नेट सेल ईयर बाय ईयर इंक्रीज होता हुआ देखने, यहाँ पे आपका कम हो गया, 2020 में आपका 2019 से कम होता हुआ देखने को मिला है, 2021 में और कम हो, ये पेंडेमिक की वजह से हो सकता है इस पर असर देखने को मिला, हो सकता है कि डेफिनेटली मुझे लगता है कि पेंडेमिक की वजह से ही, कोविड की वजह से ही इसका असर इस पर देखने को मिला है। तो जाहिर सी बात है अगर नेट सेल आपका कम हुआ है तो जाहिर सी बात है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम होता हुआ देखने को निश्चय ही मिलेगा, जो कि हाँ ये देखने को भी मिला है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो होता है कि कंपनी के कोर बिजनेस से कंपनी को कितना पैसा प्रॉफिट हुआ कंपनी को। अदर इनकम की बात करें तो ये आपका कम होता हुआ, ये लिटरली कंटिन्यूअस कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का अदर जो इनकम है, जो भी हो सकता, लैंड से रेंट से आता हो, कुछ स्टेक ले रखी हो कंपनी ने, कुछ भी अदर समथिंग टाइप की कुछ भी होगी, तो उससे जो कंपनी को आना चाहिए इनकम वो कम होता हुआ देखने को मिल रहा है।
खैर ये उतनी बुरी बात भी नहीं कहेंगे, बट ये रहता स्टेबल होता है, ये इंक्रीज होता है अच्छी माना जाता है, अच्छी बात होती, बट ये कम भी हो रहा था, कोई बात नहीं, ठीक है। इंटरेस्ट की बात करें, मतलब कर्जे की बात करें, तो ये कंपनी पे कंटिन्यूअस कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि ये सबसे अच्छी बात मुझे इसमें लग रही है कि कंपनी अपने डेट को, अपने कर्जे को कंटिन्यूअस बहुत तेज़ी से ख़त्म करने में लगी हुई है। सो फ्रेंड, फाइनली नेट प्रॉफिट की बात करते हैं कि कंपनी को कट कटा के फाइनली कितना मिला। तो अगर ये देखते हैं तो कंपनी को यहाँ पर 2018 में कम प्रॉफिट मिला था 2017 के अकॉर्डिंग देखें तो, फिर लेकिन 2019 में इंक्रीज हुआ और 2020 में फिर से कम हुआ और 2021 में कम हुआ, जो कि पेंडेमिक का आपको असर देखने को मिल सकता है, कोविड की वजह से ये कम होता हुआ देखने को मिला है। सो फ्रेंड्स, आइए अब बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। तो अगर शेयर कैपिटल की बात करें तो ये आपका स्टेबल रहा है, यहाँ पे हल्का सा इंक्रीज हुआ है, ठीक है, उतनी परेशानी वाली बात नहीं है, हालांकि इसे इंक्रीज नहीं होना चाहिए था, बट ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं, इसे आप अवॉइड कर सकते हैं। हालांकि ये भी एक आप लायबिलिटीज़ की तरह ही माना जाता है, शेयर कैपिटल भी। टोटल रिजर्व की बात करें तो कंपनी का टोटल रिजर्व यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि ठीक है, बहुत ज़्यादा रिजर्व नहीं है, बट फिर भी ठीक ठाक रिजर्व है कंपनी के पास, जो कि कंपनी अपने कंपनी के ग्रोथ के लिए यूज़ करती है या फिर डिविडेंड के लिए यूज़ करती है, तो जो कि यहाँ पर भी होना जरूरी होता है रिजर्व, तो कंपनी के पास, तो जो कि रिजर्व है कंपनी के पास अच्छा खासा। कर्जे की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कंपनी ने, जो कि मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस फाइल में भी, स्टेटमेंट में भी बताया था कि कंपनी बहुत तेज़ी से अपने कर्ज को कम कर रही है, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि फाइनली कंपनी अपने कर्जे को बहुत तेज़ी से कम कर रही है ईयर बाय ईयर। तो ये तो खैर ठीक है, कर्ज कंपनी की कम हुई है, बट देखते हैं कि इसमें कर्ज कौन सी कम हुई है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ कम हुई है कि करेंट लाइबिलिटीज़ कम हुई है। तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ देखते हैं तो ये आपका कम हुआ है, बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ लेकिन फिर भी कम हुआ है अच्छा खासा, ठीक है, इंक्रीज हुआ था यहाँ पर, फिर ठीक है, ये मेन आपका नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ ही कम की है कंपनी ने, जो कि अच्छी बात होती है, क्योंकि इसे कम होना इसलिए अच्छा माना जाता है, कहा जाता है, क्योंकि इस लंबी अवधि वाले कर्ज में कंपनी को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, इस वजह से देखा जाता है कि ये कर्ज आपका ज़्यादा ना रहे, कम से कम रहे, और अगर कम कर रही है कंपनी तो बहुत तेज़ी से कम करे। करंट लायबिलिटीज़ में देखा जाए तो ये आपका इंक्रीज होता हो, फिर ये कम कर ली, फिर से इंक्रीज हुई है, यहाँ पर कम हुई थी 2018 में, नहीं इंक्रीज हुआ था 2019 में, फिर ये कम हुआ 2020 में, कम हुआ फिर से 2021 में ये इंक्रीज हो गया, पैंडमिक की वजह से ये करंट लायबिलिटीज़ लेनी पड़ी होगी कंपनी को, शॉर्ट टर्म के लिए कर्ज लेनी पड़ी होगी, तो उसकी वजह से ये आपको देखने को मिल रहा है कर्ज। टोटल लायबिलिटीज़ की बात करें तो ये आपको ओवरऑल कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी ने अपने लॉन्ग टर्म के कर्ज को अच्छा खासा कम किया, तो इस वजह से यहाँ पर आपको कर्ज ये कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि एक ठीक ठाक है। बैलेंस शीट यहाँ पे मुझे ठीक दिख रहा है इसका, ट्राइडेंट का। तो अगर टोटल एसेट्स की बात कर लेते हैं, देखते हैं कि कंपनी का टोटल एसेट्स क्या है, तो ये भी आपका कंपनी का हल्का सा कम हुआ, मीन्स कंपनी अपने एसेट्स को कुछ ना कुछ बेची है, सेल की है। खैर ये बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया, बट ये फिर भी चेंज है। अब देखने वाली बात होगी कि कंपनी ने क्या बेची है। खैर इसका डिटेल तो हमें एनुअल रिपोर्ट में ही जाके देखने को मिलेगा कि कंपनी ने अपने क्या स्टेक बेची है, कोई ज़मीन या कोई मशीनरी या कोई प्लांट, पता नहीं क्या बेची है, जो भी ये एनुअल रिपोर्ट में ही देखने को मिलेगा। खैर अगर देखा जाए तो बहुत उतना डिजास्टर चेंज नहीं आया है कि बहुत ज़्यादा कंपनी ने अपना कुछ भी एसेट्स को नहीं बेचा है, फिर भी कंपनी ने कुछ अपने एसेट्स को बेची है, जो कि एक ठीक रेशियो नहीं है, कंपनी के एसेट्स नहीं बेचने चाहिए। सो फ्रेंड्स, आइए अब कंपनी के कैश फ्लो की बात कर लेते हैं। तो कैश फ्लो में सबसे पहले ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखेंगे। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखें कंपनी का, कि कंपनी के कोर बिजनेस से कंपनी को कैश आता भी है कि नहीं आता, और क्या हालत है उसके कैश की। तो यहाँ पर देखें तो 2018 में कम हुआ था 2017 के हिसाब से, और 19 में फिर ये इंक्रीज हो गया, 20 में ये अच्छा खासा इंक्रीज हुआ, और 21 में ये सडनली बहुत ज़्यादा कम हुआ, जो कि मुझे लगता है कि पेंडेमिक की वजह से ये आपको देखने को मिला है। 2021 का 2020 से 2021 का जो है ये कम होता हुआ देखने को मिला इसी वजह से। तो नेट कैश फ्लो की बात करें तो ये भी आपका कम हुआ, फिर ये माइनस में चला गया, फिर ये इंक्रीज हुआ, फिर ये माइनस चला गया। तो कैश फ्लो उतना स्टेबल नहीं है, कभी प्लस कभी माइनस में। सो फ्रेंड्स, अब आइए मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ, और ओपिनियन देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, और जिससे आपको कुछ हेल्प मिल सके, तो इस वीडियो के आधार पे आप कुछ भी बाय या सेल नहीं करेंगे।
तो अगर ट्राइडेंट इस स्टॉक की बात करें तो देखिए लॉन्ग टर्म के लिए इसे देखा जा सकता है, इसे पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। बट चूंकि अभी कंपनी के ऊपर कर्ज है और कंपनी अपने कर्ज को बहुत जल्दी जल्दी कम भी कर रही है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसे आप जो भी इस पोर्टफोलियो में आप अपने क्वांटिटी से रखेंगे तो ध्यान रखिएगा अभी बहुत हेवी क्वांटिटी पे इसे मत लेके चलिएगा, हल्का क्वांटिटी रखिएगा। जैसे जैसे कंपनी अपने कर्ज को खत्म करते जाएगी, कम करते जाएगी, अराउंड अभी तो समझ लो कि आप 1,500 के आसपास इसका है कर्ज, अगर ये 500 के आसपास है तब आप थोड़ा एग्रेसिव होकर मीन्स अपने क्वांटिटी को थोड़ा इंक्रीज करना। फिलहाल आप उतना ही क्वांटिटी रखो जितना आप इसे झेल सको। हाँ लेकिन एक चीज़ है, लंबी अवधि के लिए ये स्टॉक बिल्कुल है। मैंने इसे देखा है, इसका डिटेल वीडियो तो नहीं है ये, हालांकि मैंने इसका एनुअल रिपोर्ट देखा है तो मुझे पर्सनली लगा कि हाँ ये स्टॉक बिल्कुल होना चाहिए और लंबी अवधि के लिए ये काफ़ी स्टॉक अच्छा है। और इसके जो प्रोडक्ट वगैरह हैं 5 स्टार होटल में टोलिया वगैरह की बनाते हैं और यान वगैरह बनाती है, तो ये काफ़ी ठीक ठाक है। बहुत बहुत वैसा तो अभी फ़िलहाल तो नहीं कह सकता कि बहुत अच्छी ये आपको प्रॉफिट दे सकती है, ऐसा तो नहीं कह सकता हूँ मैं क्योंकि कर्ज है अभी कंपनी का अच्छा खासा। बट फिर भी मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये कंपनी आपको आने वाले समय में 5-10 साल के अगर देखें, 5 से 10 साल में, तो ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती है ये कंपनी। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये मेरी छोटी सी कोशिश आपके कुछ काम आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।